हेलो एवरीवन, आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा होगा और आप लोग सोच रहे हो यार क्लास 12th वालों के लिए तो इस चैनल पे इतना सब कुछ हो रहा है ना। बट आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो यार, तुम्हारा भी पेपर है क्लास 11th वालों का भी। एंड हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और आपको सभी को मैं बता दूं कि अब से हर अल्टरनेटिव डेज पे मेरा एक 11th क्लास का वन शॉट आने वाला है चैप्टर वाइज। तो जो पहला चैप्टर है आपकी बायोलॉजी की बुक का वो है द लिविंग वर्ल्ड। ये एक पूरी आप समझ लो कि वाईटी सीरीज है जिसमें मेरा आपको हर एक या दो दिन छोड़ के मेरी एक क्लास आएगी जो कि मैं एक क्लास में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कराने वाली हूँ। तो भाई आप इस क्लास का पूरा का पूरा रिवीजन कर सकते हो। जिसने भी अभी तक साइंस अड्डा को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई वो कर लेना। और जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते मैं बता दूं कि मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। मेरा नाम भाई साक्षी तोमर है और मैं काफ़ी टाइम से इस चैनल के साथ जुड़ी हुई हूँ और मैं काफ़ी टाइम से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आए और ये सेशन आपके लिए टाइम सेविंग हो। वो बोलते हैं ना कि अब आपको वर्क हार्ड नहीं करना, अब आपको वर्क स्मार्ट करना है, जो अब आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचाए और उससे ज़्यादा आपको एफर्ट ला ले। समझ रहे, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम और आउटपुट आपको ज़्यादा मिले, वो करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है यार बहुत आसान चैप्टर है ना। इसको तो मतलब ऐसा है कि अगर आपने मेरी वाली क्लास देख ली ना आज की अगर आपने मेरी ये मेरे ख्याल से 50 मिनट्स में हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पूरा करने की, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। और अब तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी में से कितना सारा कंटेंट यार इसमें से डिलीट हो चुका है ना। मेन जितनी भी बातें डिलीट हो चुकी हैं, कुछ बचा ही नहीं अब तो उसमें। लेकिन फिर भी पता नहीं इस बार पहली बार कंटेंट डिलीट हुआ है ना। पहली बार मतलब काफी टाइम बाद एनसीईआरटी की किताब है उसमें से कंटेंट हटा है, लेकिन कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है क्या पता। इसी से ही आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाए बहुत सारे। और आगे भी यार देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। आपका बायोलॉजी का बेस ही इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है ना यार। फाइलम किंगडम क्लास तुम्हें क्या पता क्या है सारी चीजें। तो उसी के साथ शुरुआत करते हैं द लिविंग वर्ल्ड, है ना। अगर आप बात करोगे यार लिविंग वर्ल्ड की, आप सभी को पता है यार कितना बड़ा अर्थ है, उस पर कितनी सारी डाइवर्सिफिकेशन है यार। तुम लोग अगर अपने घर से 100 किलोमीटर ले जाओ 50 किलोमीटर ले जाओ, आपको डिफरेंस दिखेगा लैंग्वेज में, ड्रेसिंग में, कल्चर में, खाने में, पीने में, गानों में, नाचनों में, कितना डिफरेंस दिखेगा। और ऐसे ही अगर आप अर्थ पे थोड़ा भी दूर चले जाओगे यार आपको कितनी डाइवर्सिटी दिखती है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, कितना सारा डाइवर्सिफिकेशन है यार, है ना। हर टाइप के जीव जंतु मौजूद हैं इन द लिविंग वर्ल्ड और ये एक दूसरे के ऊपर यार मिलकर रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई भी अकेले स्पीसीज कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती। आप सब ये सारी चीजें इकोसिस्टम में पढ़ोगे, ठीक है। बायोलॉजी की अगर आप बात करोगे, आपका पहला चैप्टर आप सभी को पता है बायो मतलब क्या होता है भाई। बायो मतलब ही होता है लिविंग। बायो मतलब क्या होता है भाई, लिविंग। और लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी कि हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, जो भी चीज लिविंग है ना उन सब की स्टडी करते हैं। एक सेकेंड में माइक लगा लूं, कब तक मैं ऐसे हाथ में पकड़ी रहूंगी भाई माइक। तो बायोलॉजी के अंदर आप सभी को पता है लिविंग चीजों की, लिविंग जिसके अंदर जान है ना, उसकी स्टडी करते हैं। एंड इस बायोलॉजी के अंदर आप देखोगे इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये बताओ कि लाइफ आप कैसे किसी को डिफरेंशिएट कर सकते हो यार कि ये चीज जिंदा है, ये पेन नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं। आप किसके बेसिस पे ये चीज आइडेंटिफाई करते हो, है ना। किसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी चीज चल रही है, कौन सी चीज दौड़ रही है, क्या वो लिविंग है, या जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है वो लिविंग है, या जो प्रजनन कर सकते हैं यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं वो लिविंग है, या फिर अपने आप को स्टिमुलस दे सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, या वो लिविंग है, ठीक है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है अब, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बेसिस समझो कि आप लिविंग किसको बोल रहे हो यार। और आप ग्रोथ की बात करोगे, बढ़ तो यार सब कुछ रहा है। आप मुझे बताओ फॉर एग्जाम्पल, पहले बात करते हैं हम लोग ग्रोथ की, ठीक है। हमने देखा, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ली, दैट इज ग्रोथ। क्या आप बोल सकते हो कि जो भी चीज लिविंग है वो ग्रो करती है, या जो चीज नॉन लिविंग है वो ग्रो नहीं करती? क्या आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हो यार? क्या आप मुझे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो कि वो चीज नॉन लिविंग है और ग्रो भी करती है? हाँ बताओ। देखो
हम लोग जनरली देखते हैं यार, छोटे बच्चे इतने से पैदा होते हैं, आप लोग भी आज 11th क्लास में आ गए, इतने बड़े हो गए है ना, इतने बड़े हो गए, तो आपके अंदर ग्रोथ तो हुई है, तो यानी कि आप लोग लिविंग हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार जो कि ग्रो हो रही हैं लेकिन लिविंग नहीं है वो। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन यार, हर साल बढ़ता है, ये पता है, हर साल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में ग्रो होती है, ठीक है, हर साल देखो ग्रो करता है, नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, यानी कि आप देख रहे हो ग्रोथ आप किसको बोलते हो यार। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ में क्या डिफरेंस है एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ना। आप लोग एक ही चीज तो नहीं समझते, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, आप लोग एक ही चीज तो नहीं समझते। देखो ग्रोथ मतलब क्या होता है कि आप फिजिकली किसी का डेवलपमेंट, फिजिकली किसी की ग्रोथ देख रहे हो, आप आंखों से देख पाते हो, आप वेट से नाप पाते हो, आप देख पाते हो हाँ इसकी ग्रोथ हो रही है, किसी का वेट बढ़ा ग्रोथ हो रही है, किसी की हाइट बढ़ी उसकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन आप डेवलपमेंट की बात करोगे ना, ये आपको कभी भी दिखाई नहीं देती, ये आपको कभी भी डायरेक्टली दिखाई नहीं देगी। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट हर तरीके से हो सकता है, चाहे आप उसे देखो चाहे आप उसे ना देखो, यानी कि मेंटली भी डेवलपमेंट होता है हम लोगों का। हम देखो बचपन में था, हमें नहीं पता चलता था हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हम लोग मेंटली डेवलप्ड हुए। क्या आप उस डेवलपमेंट को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। सोशली हमारा डेवलपमेंट होता है, देख पाते हो? नहीं देख पाते। तो ये भी डेवलपमेंट चीजें हैं। और आप देखो कि जो ग्रोथ है ना, ये एक सर्टेन टाइम तक होती है ना। हम लोग बड़े होते हैं, हम सबका हाइट बढ़ता है, सबका वेट बढ़ता है, चाहे कोई भी एनिमल हो, लेकिन अप टू अ सर्टेन टाइम। बोलते ना उछल लो रस्सी कूद लो 13, 14, 15 साल तक, तो 15 नहीं, लड़कियों की बोलते हैं कि 16 ईयर्स तक, लड़कियों की बोलते हैं 16 ईयर्स तक हाइट बढ़ता है, लड़कों का 20-21 साल तक भी हाइट बढ़ता है, लेकिन पूरा जिंदगी थोड़ी हम लोग बढ़ते हैं। तो लेकिन डेवलपमेंट की अगर आप लोग बात करोगे यार, हम जब तक मरते नहीं है ना, हमारा कुछ ना कुछ विकसित होता रहता है, हम अपने मेंटली डेवलप करते रहते हैं, सोशली डेवलप करते रहते हैं, इमोशनली, बिहेवियरली, हर एस्पेक्ट में हम लोग अपना डेवलपमेंट देखते हैं। कैसे कैसे पैदा होने से लेके मरने तक डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ भी होती है। तो आप लोग बोल सकते हो यार कि ग्रोथ ऐसे फीचर नहीं है, ऐसा फीचर नहीं है, ऐसा कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है जिसे आप बोल पाओ कि ये नॉन लिविंग में होती है और लिविंग में नहीं होती है ना। ग्रोथ ऐसा नहीं है। पहले सोचते थे कि जो चीज ग्रो हो रही है वही लिविंग है, नहीं यार, पहाड़ ऐसा एग्जाम्पल है, पहाड़ ग्रो कर रहा है लेकिन वो लिविंग नहीं है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है। ग्रोथ का हमने बात कर लिया, बात करते हैं अगला रिप्रोडक्शन का। ग्रोथ इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। इंपॉर्टेंट तो है, हम लोग देखते हैं भाई इतने से पैदा होते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, इंक्रीज होता है किसमें, मास में इंक्रीज होता है, नंबर में इंक्रीज होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस, है ना। नॉन लिविंग मास भी तो ग्रो करते हैं, नहीं करते? आज मिट्टी थी, कल को उसके ऊपर आके और मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी हो जाती है ना, पहाड़ टूटते हैं, पत्थर टूटते हैं। ग्रोथ इज अ लिविंग बीइंग टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस कॉल्ड डिवीजन। आप सभी को पता है ग्रोथ क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि इंटरनल चीजें चेंज होती हैं, डिवीजन होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4, और ऐसे सेल्स बनते रहते हैं। प्लांट्स के अंदर भी आप देखोगे शो कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, वाइल एनिमल्स शो ग्रोथ अप टू अ सर्टेन एज, है ना। अगर आप देख रहे हो कि प्लांट्स तो भाई जीवन भर सालों साल लंबे होते चले जाते हैं, लेकिन हम लोग एनिमल्स का सर्टेन लिमिट तक ही हाइट बढ़ता है, मास बढ़ता है ना, लेकिन प्लांट्स का हमेशा बढ़ता ही रहता है, नॉन लिविंग का भी बढ़ रहा है। तो आप ग्रोथ को एज अ डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं देख सकते। नेक्स्ट चीज, रिप्रोडक्शन की अगर आप लोग बात करोगे तो रिप्रोडक्शन यानी कि डार्विन जी ने भी बोला था कि सबसे बेस्ट स्पीसीज वो है जो उसको रिप्रोड्यूस करना आता है। हमें नेचर ने भी ऐसे ही बनाया है कि हम रिप्रोड्यूस करें, अपने आने वाली जनरेशंस बढ़ाएं, क्योंकि यार कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यार। तुम लाइफ में भी कुछ मत सोचना कि कुछ भी परमानेंट है यार, तुम्हारी लाइफ में तुम खुद भी परमानेंट नहीं हो, तुम्हारे पास भी भगवान ने तुम्हें एक कीमती समय दिया है इतने सालों का, कुछ भी परमानेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमें रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा ना यार, आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगा, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। तो हम लोग देखते हैं कि ऑल लिविंग प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली होता है एंड असेक्सुअली होता है, दोनों तरीके से होता है।
असेक्सुअली इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, एंड सेक्सुअली इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है? असेक्सुअली। ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग से ग्रो करती है, सबका अपना अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। प्लानेरिया रीजनरेशन से ग्रो करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, रिप्रोडक्शन इज अ सिनोनिम्स विद ग्रोथ। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अपने सेल्स में डिवीजन करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब देखो, अब आप बता सकते हो कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग में आइडेंटिफाई करती है। ग्रोथ तो नहीं था यार, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होता है, लिविंग में भी होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन की बात करोगे यार तो रिप्रोडक्शन भी ऐसा ही फीचर है, सेम है ग्रोथ की तरह से। पूछो कैसे? कैसे भाई? आप बोलोगे मैम ऐसे, क्योंकि आपको सभी को पता है बहुत सारे इनफर्टाइल कपल्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? इनफर्टाइल कपल्स, है ना, इनफर्टाइल कपल्स। इनफर्टाइल कपल्स की अगर आप बात करोगे ना तो आपको पता है शादी हो जाती है, लेकिन उनके अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बच्चे नहीं हो पा रहे। क्या वो नॉन लिविंग है? क्या हम उनको बोलते नहीं यार तुम तो डेड हो, तुम तो नॉन लिविंग हो? क्या हम बोलते हैं? जी नहीं, आप उनको नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो यार खा रहे हैं, जी रहे हैं, दे आर लिविंग, बस रिप्रोडक्शन ही तो नहीं कर पा रहे। दूसरा एक्सेप्शन आप उनको बोल सकते हो जितनी भी ब्रीड्स हैं, है ना, जो बायोटेक्नोलॉजी से बनती है, इसका जीन लेके उसका जीन लेकर बन गई, है ना, तो लेकिन वो आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है। जो बायोटेक्नोलॉजी से अलग अलग जीन से नया ऑर्गेनिज्म, नई स्पीसीज जो बन रही है वो इनफर्टाइल होती है। क्या आप उसको बोल सकते हो कि ये नॉन लिविंग है? जी नहीं, आप नहीं बोल सकते। खच्चड़ को आप बोल सकते हो नॉन लिविंग है? नहीं भाई, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो अलग अलग जीन से नई स्पीसीज बनी है ना, न्यू स्पीसीज जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनती है। आप आगे देखोगे वो फर्टाइल नहीं होते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन आप उनको नहीं बोल सकते कि वो नॉन लिविंग है। तो यानी कि आप रिप्रोडक्शन को भी नहीं बोल सकते यार, रिप्रोडक्शन भी कोई डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं बैठता, रिप्रोडक्शन भी कोई डिस्टिंक्टिव फीचर बिल्कुल भी नहीं बैठता जो हमें बता दे कि ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है। हम नहीं बोल सकते कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये नॉन लिविंग है, ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये लिविंग, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप लोग देख रहे हो कि जितनी भी केमिकल प्रोसेस है, जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है, दे ऑल आर मेटाबॉलिज्म, है ना। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, लैब्स के अंदर हो रही है, कहीं पे भी केमिकल प्रोसेस हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट में हो रही है, दे आर ऑल मेटाबॉलिज्म्स। तो हम बोल सकते हैं क्या हम बोल सकते हैं कि जो नॉन लिविंग है उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है और जो लिविंग है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मतलब ऐसे कुछ हम कुछ बोल सकते हैं क्या हम इसको डिस्टिंक्टिव फीचर देख सकते हैं मेटाबॉलिज्म को? हाँ, द केमिकल्स विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी खुद एक बहुत सारे कार्बन से बनी है, पानी से मिली है, सब में क्या होता है? केमिकल प्रोसेस होते हैं, सब में होते हैं। क्या इस पेन में होते हैं ऐसे केमिकल प्रोसेस? बताओ, क्या जो मैंने माइक लगाया इसमें ऐसे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं? क्या आप इसको लिविंग बोलोगे? नहीं बोलोगे यार, इसमें कोई केमिकल प्रोसेस हो ही नहीं रहा, ठीक है। अब आप इसकी बात करोगे, जो मेटाबॉलिज्म है ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन, किसी चीज का ब्रेक डाउन कर दो, तोड़ दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, कोई बड़ी अमीनो चेन छोटे छोटे चेन्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबॉलिज्म। ब्रेक डाउन होता है इसके अंदर। एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? ब्रेक डाउन। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़ी चेन बनना। इसका अपोजिट कर दो, है ना, इसका अपोजिट कर दो। जैसे कि फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है ना, उसमें क्या हो रहा है बच्चे? उसमें वाटर और क्या, और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो देखो, जितनी भी लिविंग चीजें हैं ना, अब तक हम इसको बोल सकते हैं, हम रिप्रोडक्शन को नहीं बोल सकते,
ग्रोथ को नहीं बोल सकते, लेकिन आप मेटाबॉलिज्म को बोल सकते हो भाई ये डिस्टिंक्टिव फीचर है, क्योंकि किसी भी नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे आप बोल सकते हो हाँ ये डिस्टिंक्टिव फीचर है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट चीज पे देखोगे रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि आपकी मम्मी आपको पूरे दिन आवाज मारती रहती है, अरे सुनीता आजा मेरे रसोई में काम कर ले, क्या तुम ऐसे खड़े रहते हो भूत बन के, हमें नहीं पता कौन बुला रहा है कौन नहीं बुला रहा। तुम नॉन लिविंग की तरह डेड थोड़ी रहते हो, मतलब मैं इसको मारू पीटू ये मुझसे कुछ कहेगा क्या? तुम ऐसे थोड़ी हो, तुम्हें कोई मारे पीटे तुम उसका अलग से 5-6 लगा दोगे, है ना? तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपना रिस्पॉन्स देते हो। मैं इसको बोलूँ यार उठ के बैठ जा, अपने आप लिख दे, मेरा मन नहीं है लिखने का, ये लिखिएगा क्या? ये नहीं लिखिएगा, इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। लेकिन आपको कोई बोले बैठ जाओ, बैठ जाओगे, आपको जो करना है आप करोगे, आपको बाहर सर्दी लगी आप कपड़े पहन लोगे, है ना? आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति अपना स्टिमुलस दिखाते हो, अपना रिस्पॉन्स दिखाते हो, है ना? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू देयर सराउंडिंग टू एनवायरनमेंट, इसमें भी आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। जैसे मेटाबॉलिज्म है उसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसे ही इसमें भी आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। कैसा भी हो सकता है, फिजिकल, तुमने किसी को तुमको किसी ने मारा तुम उसको मार दोगे, फिजिकल। केमिकल सारे प्रोसेस हो रहा है, अगर आपको ठंड लगी तो आप स्वेट बना रहे हो, दैट इज केमिकल। बायोलॉजिकल भी है, बायोलॉजिकल है ना, स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये कैसा चेंज है, अपने सराउंडिंग के प्रति तो चेंज किया। प्लांट्स के बारे में बात करोगे, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सबके प्रति अपना क्या रिस्पॉन्स देता है। लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं देता, इसमें भी कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज एंड अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, तभी तो इम्यूनिटी बनती है। ह्यूमन बीइंग द ओनली ऑर्गेनिज्म विच हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो जानवर और आप में क्या अंतर है, जानवर और आप में यही अंतर है यार, उनको नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो इतना नहीं सोच सकते, उनको सेल्फ कॉन्शियसनेस पता है। आप लोग शीशे में उठते हो, किसी से मिलने जाना है, शादी में जाना है, भाई खुद को बाल वाल काट के जाते हो, तैयार होके जाते हो, दैट इज सेल्फ कॉन्शियस। आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, आपको पता है ये गलत है। अगर आप किसी कभी क्या होता है ना, किसी डॉग को आप दवाई खिला रहे हो, उसे नहीं पता वो उसके लिए अच्छी है, वो उसे ही काट लेगा, जिसको दवाई खिला रहा है, दूध पिला रहा है, कभी कभी उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। दिस इज द ह्यूज डिफरेंस यार, जो तुम्हें इंसान बनाता है और जानवरों को जानवर बनाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस हो अदर देन ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग। ओनली मैन हैव दिस, है ना, ओनली ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। हमें पता है हमें कैसे रहना है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोई हमें जहर देगा हम खा थोड़ी लेंगे, बेचारे कुत्ते के आगे रख दो, वो तो बोलेगा हाँ मैं तो खा लूंगा, उसे क्या पता है यार, उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है ना। तो बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें भगवान ने दी है यार, है ना। थोड़ा इसको संभाल के रखो, अपना सेल्फ हैप्पी रहने की कोशिश करो, अपने प्रति जागरूक रहो यार। तुम जब तक खुश नहीं रहोगे ना, तुम किसी को भी खुश नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखो ये वैसे छोटा सा आप बता सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग। देखो फाइनल कंक्लूजन ना यही निकला है। फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है कि मेटाबॉलिज्म, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला है कि मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू respond to surrounding stimuli, to surrounding stimuli। यानी कि दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग में है, जो किसमें है, लिविंग में है भाई। बाकी अगर मैं बात करूं किसकी, रिप्रोडक्शन की, बाकी मैं बात करूं किसकी, रिप्रोडक्शन की बात करूं, या फिर किसकी, ग्रोथ की बात करूं, ये आपको दोनों में देखने के लिए मिलेंगे। किस किस में देखने के लिए मिलेंगे, दोनों में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि नॉन लिविंग में भी एंड लिविंग में भी।
क्लियर, ये वाली चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के, आई होप कि चीज सभी की क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन मैंने लिख दिया दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अब मैंने आपको बता दिया बायोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है भाई, जितने भी लिविंग है उनके डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप के हैं, द डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। आप गिन भी नहीं सकते, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, हाँ इतने हैं, इतने मिलियंस हैं, लेकिन गिन नहीं है अभी, टोटल हमें भी नहीं पता कितने हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो उस चैप्टर में यूज करोगे। नॉमेनक्लेचर क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपका कैसे नाम रखा गया था, आपका कैसे नाम रखा गया था, पंडित जी बुलाए गए थे, स से नाम निकला है, भा से नाम निकला है ना, आपका नामकरण किया गया था। ऐसे ही बायोलॉजिकल नेमिंग होती है ना। जैसे कि यार कोई भी स्टडी है, कोई भी रिसर्च चल रहा है, तो यार कोई जापान का साइंटिस्ट मिल रहा है, कोई इंडिया का साइंटिस्ट बोल रहा है, हम वो बोलेगा इंडिया वाला, हमारे तो दशहरी आम बोलते हैं, जापान वाला बोलेगा ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हमें तो नहीं पता ये क्या होता है, वो बोलेगा मैंगो, तो मैंगो इंडिया वाले को नहीं पता मैंगो क्या होता है। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड कॉमन नेम हो सारे स्पीसीज का, जिससे स्टडी में आसानी मिले, रिसर्च में आसानी मिले, और आगे उसमें जितना भी फील्ड वर्क है सबको एक ही कॉमन नेम से जाना जाए। नॉमेनक्लेचर यानी कि बायोलॉजिकल नेमिंग भी बोल सकते हो उसको। देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, मिलियंस हैं, अब तक इतने हैं कि अब तक पूरी तरीके से खोज भी नहीं हुई है। प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन इन द लोकल एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, है ना। आप सभी को पता है, आपके घर पे चिंटू को मिंटू बोलते होंगे, मिंटू को किंटू बोलते होंगे, जापान में उसे चिंटू को सिंटू बोलते होंगे, ऐसा कुछ होता है चिंटू मिंटू, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे अलग अलग देखो चीजें होती है ना, हर किसी का अपना आसपास के माहौल के हिसाब से उसको बोला जाता है। अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहिया बोलते हैं किसी के साइकिल को, गाड़ी को, लेकिन एक आदमी मुझे बता रहा था, मतलब मैंने नहीं सुना था, उसने बोला वो बोल रहा था चक्का कैसे घूम रहा है, चक्का कैसे घूम रहा है, अरे मुझे तो ये नहीं पता चक्का क्या होता है, तो उसके वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो सबकी लोकल लैंग्वेज अलग अलग होती है, उसका एक जनरलाइज वे में करने के लिए हमने क्या करा है, उसका बायोलॉजिकल नेमिंग दिया है, ठीक है। दीज लोकल नेम्स आर वेरी फ्रॉम place to place, religion to religion and country also, so it is impossible for any person to remember the names, है ना। तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है एक इंसान सारे रिलीजन के, सारे जगह के सारे नाम याद कर ले, ऐसे पॉसिबल तो नहीं है। Hence there is a need for uniform system of nomenclature, इसी वजह से नीड पड़ा कि एक जैसा नाम होना चाहिए भाई, चिंटू को चिंटू ही बोलना चाहिए हर जगह, मिंटू शिंटू नहीं चलेगा। तो इसी चीजों को देखते हुए बायोलॉजिकल नेमिंग की स्टार्टिंग हुई। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को नेम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, भाई वो कैसे रहता है, कहाँ खाता है, कैसे रहना पीना है, दिखता कैसे है, अंदर से इसकी चीजें कैसी हैं, बाहर से कैसा दिखता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ प्री एग्जिस्टिंग टैक्सॉन नेम टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये जो नेमिंग है, जैसे मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका बोलते हैं, ह्यूमन को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ क्या बोलते हैं, बताना तुम सब कमेंट में बताना, ह्यूमन को बायोलॉजिकली क्या बोलते हैं, सबका कमेंट में बताना, ठीक है। आईसीबीएन, आईसीबीएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका वो करती है, नामकरण करती है। पंडित जी है, जैसे आपके पंडित जी होते हैं ना, ये ऐसे ही बायोलॉजी में पंडित जी हैं, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, आप समझ गए होंगे, बॉटनिकल यानी कि प्लांट्स का ये नामकरण करते हैं, ये प्लांट्स वाले पंडित जी हैं। ICZN की बात करोगे तो ये जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर को नाम देते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, ये कौन से पंडित जी हैं भाई, जीवों को नाम देने वाले, एनिमल्स को नाम देने वाले। हाँ, प्लांट्स को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। तो ये नाम किसने दिया, ये कौन से वाले पंडित जी ने दिया, ये दिया था इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर वालों ने। ये देखो, इन्होंने सबसे पहले बताया कि हमें एक बायनॉमिकल नॉमेनक्लेचर का जरूरत है। ये स्टार्टिंग किसने करी, नाम याद कर लो किसने, कार्ल लाइनस ने जी ने स्टार्टिंग करी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की। इन्होंने सबसे पहले बताया यार नहीं, हमें ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, हमें कॉमन नेम देना चाहिए जो हर जगह वैलिड हो, चाहे जापान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे भारत में हो, कहीं पे भी हो, कॉमन नेम से हम उसको जाने पहचाने। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इज सिस्टम ऑफ नेमिंग स्पीसीज बाय गिविंग ईच अ नेम ऑफ कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स
जेनरिक नेम दिया एंड स्पीसीज नेम दिया। लिख लो भाई, इसको लिख लो। हर किसी का नाम कैसे है, मोस्टली एक में किसी का भी नाम नहीं है, हमेशा 2 लेटर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे मिनिमम। जैसे कि ह्यूमन का क्या है, होमो सैपियन। ह्यूमन का क्या है बच्चे, होमो सैपियन, सॉरी होमो सैपियन। ठीक है, तो आप देखो ये जो होमो वाला नाम है ये उस इंडिविजुअल की क्या बनाता है, जेनरी, यानी कि जीन्स के बारे में बताता है। ये जो सेकंड वर्ड है ये क्या बताता है, उसकी स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, कार्ल लाइनस इन्वेंटेड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। कार्ल लाइनस जी ने करा था। फोटो देख लो कितने सुंदर हैं, कौन है, कार्ल लाइनस। अब देखो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हमने किसी का भी कुछ भी नाम रख दिया। एक अच्छे से मुहूर्त निकालते हैं, एक अच्छे से सारी की सारी चीजें करते हैं, फिर इनका क्या नामकरण किया जाता है, क्या किया जाता है, इनका फिर नामकरण किया जाता है। अगर आप बायोलॉजिकल किसी का भी नाम लिख रहे हो, ठीक है, बायोलॉजिकल अगर आप किसी का भी नाम लिख रहे हो ना, तो इसमें कुछ रूल्स है। रूल्स ये हैं कि जब भी आप किसी का नाम लिख रहे हो, जैसे कि मैंने आपको क्या लिख के दिखाया, होमो सैपियंस लिख कर दिखाया, तो ये जो होमो सैपियंस है ये कौन सी लैंग्वेज में रिटर्न है भाई, ये लैटिन वर्ड में रिटर्न है। किसमें, लैटिन वर्ड के अंदर रिटर्न है। और इसका फॉन्ट कैसा है, कंप्यूटर में डालते हो ना बोल्ड फॉन्ट्स, इटैलिक्स, ये वो कितने सारे फॉन्ट आते हैं, तो इटैलिक्स में फॉन्ट है। याद रखेंगे लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इसका फॉन्ट कौन सा है, किस स्टाइल में लिखी जाती है, इटैलिक्स में, इटैलिक्स में एंड लैटिन में। मेरे साथ साथ याद करते चलो भाई, दिस इज योर फाइनल रिवीजन की तरह पढ़नी है इस क्लास को। साइंटिफिक नेम यूजुअली कंटेन्स 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं। हर बायोलॉजिकल नेम में किसी का भी नाम करना मिनिमम 2 पार्ट है, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज, पहला जीनस दूसरा स्पीसीज। जीनस दूसरा क्या है, स्पीसीज, या फिर स्पीसीज एपिथेट, या फिर स्पीसीज एपिथेट। ठीक है, इसमें जिसका जीन्स का नाम जो स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। हमें होमो सैपियन लिखना है तो एच हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, एच हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। और स्पीसीज जो सेकंड नेम है उसका हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। किससे होगा, स्मॉल लेटर से होगा। Biological name is on printed in italics and indicator their Latin origin, underline when it is handwritten। और जब हम उसको लिख देंगे फिर हम उसको अंडरलाइन भी करेंगे। कितने रूल भाई, कितने रूल। पहला रूल मेरे साथ बोलो, लैटिन वर्ड यानी कि डेड लैंग्वेज। दूसरा रूल, फॉन्ट कौन सा उसका, इटैलिक्स फॉन्ट है। पहला वर्ड किसका है, जीन्स का है। दूसरा वर्ड कौन सा है उसका, स्पीसीज का है। ठीक है, पहला वर्ड एच है, जैसे कि होमो सैपियंस है तो पहला वर्ड कैपिटल है, स्पीसीज का स्मॉल है। और जब वो पूरा सेंटेंस पूरा नाम निकले हो तो उसके आगे सुंदर सुंदर सा अंडरलाइन, ये रूल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीफेरा इंडिका किसका नाम है, मैंगो भाई का, मैंगो भैया का। होमो सेपियंस किसका नाम है, हमारा ह्यूमंस का। ऑर्जा सटाइवम किसका नाम है, चावल का, खाते हो ना स्वाद से। ट्राइटिकम एस्टिवम वीट का नाम है। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही भाई, किसी को समझ में, फटाफट से बताओ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि इसमें जैसे कुछ नाम है, जैसे कि अगर आप रैट का नाम देखोगे, किसका, अगर आप बच्चों रैट का नाम देखोगे, रैट का नाम, या फिर रैट का नाम क्या होता है भाई, रैट का नाम होता है रेटियस, रेटस, क्या, रेटस और रेटस। देख रहे हो, दोनों का सेम, यानी कि जीनस भी सेम और स्पीसीज भी सेम। ठीक है, गोरिल्ला का क्या नाम होता है, किसका, गोरिल्ला का।
गोरिल्ला का क्या नाम होता है? गोरिल्ला, गोरिल्ला यही नाम है। देखो इजी है, कितने सारे तुम मेरे साथ याद करते चले रहो। गोरिल्ला, गोरिल्ला। और एक और, कोबरा, नाजा, नाजा बहुत इजी नाम है। कोबरा, कोबरा का क्या नाम है? नाजा। तुम मत जा, हमें काट ले भाई। नाजा और नाजा। अच्छा, ऐसे नेम को आप क्या बोलते हो जिनका जीनस भी सेम है, जिनका स्पीसीज भी सेम है, आप उनको क्या बोलोगे? टॉन्टोनियम्स। क्या बोलोगे इनको? टॉन्टोनियम्स। इनको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बच्चे? टॉन्टोनियम्स। याद रहेगी बात, जिनका जीनस और स्पीसीज सेम रहता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉन्टोनियम्स बोलते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल, ऐसा ही एक और एग्जांपल है, किस किस के नाम? टाइगर, लेपर्ड और लायन। टाइगर, लायन एंड लेपर्ड का नाम क्या है? किसका? टाइगर, लेपर्ड, टाइगर, लेपर्ड एंड लायन। इनके बायोलॉजिकल नेम क्या है? इनके बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो बता सकता है भाई? इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है? अगर आप लोग टाइगर की बात करोगे, इसका नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। लेपर्ड की अगर आप लोग बात करोगे, इसका क्या नाम है? पैंथेरा पार्डस। क्या है? यही है, पैंथेरा पार्डस। लायन की बात करोगे तो क्या है? पैंथेरा लियो। क्या है? पैंथेरा लियो। तो देखो, अगर आप इन एग्जांपल्स की बात करोगे तो इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्या है? ये तीनों के तीनों कॉमन जीन्स हैं। जीन्स इनका कॉमन है, स्पीसीज इनकी डिफरेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक जीन्स। क्या बोलते हैं? पॉलीटिपिक जीन्स। लिखो भाई, भूलेंगे नहीं, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीटिपिक जीन्स। और इनका आप सभी को पता है कि ये एनिमल का नाम है, तो इसको किसने नाम दिया होगा? इसको नाम दिया होगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने। किसने? ICZN ने। आ रही है भाई चीजें समझ में? थम्स अप भाई, सब लोग कमेंट सेक्शन में भाई, जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हमें किसी भी चीज का नामकरण करना होता है तो हमें सबसे पहले 4 चीजें करनी पड़ती हैं। पहले उसका क्लासिफिकेशन करना होता है, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, फाइनली हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुप में रख देते हैं। हमें लगता है रेंगने वाले सारे हैं, कॉमन फीचर है, तो इनको एक ग्रुप में रख दिया। हमें लगा कि ये वाले ऐसे फीचर्स हैं जिनके ऊपर हार्ड शेल है, उनको अलग ग्रुप में रख दिया। हमें इंटरनली भी देखा कि जिनके अंदर ओपन हॉलो बोन्स हैं, उनको हमने बर्ड्स में डाल दिया। ऐसे हमने ग्रुपिंग करी ऑर्गेनिजम्स की, क्लासिफिकेशन करा पहले। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इजीली हम देख पा रहे हैं, उड़ पा रहे हैं तो पंछी है ना। टेक्सॉन क्या होता है भाई? दैट साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट यूज्ड in the science of biological classification is called as taxonomy। और इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ डिफाइनिंग ग्रुप्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिविंग नेम्स टू दोज ग्रुप्स। और ये किसने बताया था? सारा का सारा प्रोसेस किसने? कार्ल लाइनस जी ने बताया था। ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टेमैटिक्स क्या होता है। सिस्टेमैटिक्स क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का, नीचे से ऊपर कर रहे हैं, कि इसके नीचे ये, उससे नीचे ये। जैसे आपके स्कूल में क्या होता है? पहले स्टूडेंट है ना, फिर क्लास टीचर, फिर हेड मास्टर, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल। ऐसे ही हम लोग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, सिस्टमैटिक इज द
अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म्स, उसका हम पास्ट में भी देखते हैं कि वो पास्ट में कैसे रहा है, फिर प्रेजेंट में भी देखते हैं, एंड द रिलेशनशिप अमंग लीव्स, ये किसने सबसे पहले यूज किया था, कार्ल लाइनस जी ने ही यूज करा था। हमने देखा कि वो पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं, और उनका आपस में तालमेल क्या है, उसके आधार पे हमने उसको अरेंजमेंट दे दिया सिस्टमैटिक के रूप में। और वो कैसे दिया भाई, उनकी कैटेगरी बना के, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बना के एक हायरार्की बनाई। हायरार्की होती है ना हर सिस्टम में। अब जैसे मैं टीचर हूँ, मेरे ऊपर वाइस प्रिंसिपल है, फिर उनके ऊपर मेरे ऊपर हेडमास्टर है, फिर उनके ऊपर वाइस प्रिंसिपल है, फिर कमिश्नर है ना, फिर डीएम है, ऐसे होते हैं ना हायरार्किकल ऑर्डर। तो इसी को हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। हायरार्की ऑफ स्टेप्स वेयर ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। Various step of classification hierarchy are called taxonomical categories. उनको हम लोग क्या बोलेंगे, taxonomical categories बोलेंगे। Each level in hierarchy represent an increase in the organizational complexity. यानी कि देखो, अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी, वैसे वैसे उसमें फीचर्स ज़्यादा आते चले जाएंगे। अब आप धीरे धीरे सारी चीज़ें समझोगे कि उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर वैसे वैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती रहेंगी, है ना। और उसका जो हायरार्किकल ऑर्डर है भाई, आपको याद रखना है, किस कोड से आप याद रखोगे, कीप योर पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप your pond clean और family get sick। कैसे रखोगे, कीप योर पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक, ऐसे यही हायरार्किकल ऑर्डर के। सी से क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा भाई स्पीसीज, सॉरी एस से क्या हो जाएगा स्पीसीज, फिर उससे ऊपर क्या है, उससे ऊपर है जी यानी कि जीनस, फिर जीनस से ऊपर क्या है फैमिली, ओ से क्या बनेगा ऑर्डर, सी से क्या बनेगा क्लास, पी से क्या बनेगा, हाँ जी पी से क्या बनेगा भाई, पी से और यू से दोनों ही चीजें बनेंगे, आप बोल सकते हो तो फाइलम, और के से क्या बनेगा किंगडम, के से क्या बनेगा किंगडम। तो ये कितने स्टेप हो गए, कितनी हायरार्की हो गई भाई, 1 2 3 4 5 6 7। कीप योर पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक, आपको इसी से ही याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास है, वो है सबसे स्पेशल स्पीसीज, फिर उससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक जीनस, फिर उससे ज्यादा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे ऊपर की साइड बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ये चीजें क्या कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग बात करोगे किसकी, अगर आपने बात करो, पहले हम स्पीसीज से ही चालू करते हैं, कहाँ गया भाई स्पीसीज, हम स्पीसीज सिर्फ एक इंडिविजुअल है, एक आम, एक टाइप का सिर्फ एक ही होगा। जैसे कि हम लोग होमो सैपियंस हैं तो हमारे एक ही स्पीसीज है यार, है ना। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच द इंडिविजुअल्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। सबसे उसकी पहली खास बात है कि स्पीसीज के अंदर वो लोग आपस में इंटरब्रीड यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी जनरेशन कर सकते हैं, उसी को ही वो एक ही स्पीसीज में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैग्निफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरसम, पोटैटो को, पैंथेरिया लियो, लायन को। लायन की एक स्पीसीज है, हमारे ह्यूमन बीइंग की एक स्पीसीज है, मैंगो की अपनी एक स्पीसीज है, ये लोग आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज के बाद अगला जो है वो है जीनस। ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग चावल देखोगे, एक सफ़ेद चावल है, एक भूरा चावल है, एक ज़्यादा कितने टाइप के चावल हैं। आम देखोगे, आम की कितनी सारी वैरायटीज़ हैं, दशहरा आम, लटका आम, पटका आम, सटका आम, कितने सारे आम आते हैं ना यार, दशहरी आम, पता नहीं कितने सारे, तो वो हैं। तो ये आपस में क्लोजली रिलेटेड जीनस है। जैसे कि कितने टाइप के पोटैटो हैं, टमाटो हैं, ब्रिंजल है, ये तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं। पोटैटो,
टमाटो एंड ब्रिंजल, लेकिन आपस में क्या है, इनका जीनस सेम है और इनके सबके आगे क्या लगेगा, सोलैनम। जैसे कि आपने लायन पढ़ा, लेपर्ड पढ़ा, टाइगर पढ़ा, इन सबकी जीन सेम है लेकिन स्पीसीज अलग है तीनों। पैंथेरा लगेगा कॉमन, ठीक है, जीनस कॉमन है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है। फिर जीनस से ऊपर कौन आ जाएगा भाई, जीनस से ऊपर आ जाता है फैमिली। फिर ये मिलजुल के क्या बनाते हैं, ताऊ जी, ताया, पापा, मम्मी मिल के सब बनाते हैं एक जॉइंट फैमिली। कॉमन जीनेरा होगा उनका। जैसे कि 3 डिफरेंट स्पीसीज है, सोलैनम, पेट्यूनिया, दतूरा, उनके लिए तीनों एक ही फैमिली में आती हैं। जैसे आप लोग होते हो ना, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे शर्मा लोगों में, ब्राह्मण लोगों में बहुत सारे जीन्स हैं, जैसे कि कौन कुछ भारद्वाज लगाते हैं, कुछ शर्मा लगाते हैं, तो सारे ब्राह्मण ही है ना। तो ऐसे ही आप समझो, है तो सारी एक फैमिली में आते हैं, सोलैनम, पेट्यूनिया, धतूरा, सोलेनेसिया, ठीक है। एनिमल्स की बात करोगे तो जीनस पैंथेरा एंड जीनस फेलिसिस बिलोंग्स टू फेलिडिया, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, फैमिली के बाद कौन सा आ जाएगा, ऑर्डर। ये क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज है, जो उसका लास्ट वाला हो ना उसका नाम लगा दें। जीनस है तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, फैमिली है तो क्लोजली रिलेटेड जीनस, ऑर्डर है तो क्लोजली रिलेटेड फैमिली। उसका जो लास्ट वाला है ना उसको क्लोजली कर देना, बस पास पास आ जाते हैं वो, और ठीक है। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज, order and other higher taxonomic categories are identified on the aggregates of characteristics. Example, plant family को आप क्या बोलते हो, Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order of Polynomials। मतलब अलग अलग प्लांट्स हैं लेकिन अलग अलग प्लांट्स की फैमिलीज है, लेकिन ये किस में आती हैं, कौन से ऑर्डर में आती हैं, पॉलीमोनिलीज, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स की बात करोगे, फेलिडिया, कॉर्निसिडिया, एक ही ऑर्डर में आते हैं, कार्निवोरा, किसमें, कार्निवोरा के अंदर आते हैं, समझ रहे हो ना। जो लास्ट वाला हो ना उसको क्लोजली रिलेटेड कर देना, आराम से तुम्हारी डेफिनेशन मिल जाएगी, एग्जामिनर तुम्हें 2 नंबर दे देगा। क्लास की बात करोगे, देख लो, मेजर कैटेगरी है मेड और 1 और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स, है ना, आपस के जो ऑर्डर्स हैं उनको क्लोजली करके। एग्जाम्पल, क्लास मैमेलिया हैज अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, रोडेंटिया, प्राइमेटा, इंसेक्टिवोरा। देख रहे हो मैमल्स के अंदर कितनी सारी क्लासेस हैं, ठीक है। किसके बेसिस पे ये डिफाइन करेगी, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, एक्सटर्नल ईयर्स हैं और हेयर्स हैं। सभी ने रिवीजन हो रहा है ना भाई सबका बढ़िया तरीके से। आई होप कि ये सबकी लास्ट रिवीजन क्लास है, अब हम सिर्फ पेपर में ही पढ़ेंगे, पेपर से पहले दिन वाले ही, ठीक है ना। अगला फाइलम है, फाइलम तो आप कितने सारे अभी पढ़ चुके हो, एनिमल फाइलम, कितने सारे फाइलम है ना यार, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा फाइलम, है ना, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस है। प्लांट किंगडम, जैसे कि अलग डिवीजन है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमिलिया, तो आप लिख सकते हो यार, पूरा का पूरा फाइलम पढ़ा है यार, एनिमल फाइलम, प्लांट फाइलम, पूरा का पूरा अपने लोगों ने पढ़ा है अलग से चैप्टर में। फिर उसके और बड़ा आ जाता है किंगडम, पूरा किंगडम मिलके बन जाता है, यानी कि और रिलेटेड फाइला, जैसे कि प्लांटी किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट्स किंगडम, एनिमल्स किंगडम, ये और भी ज्यादा बड़े स्केल पर है। याद कैसे करोगे, कीप योर पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट 6। दोबारा से बोलो मेरे साथ, कीप योर पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट 6। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम। आई होप कि अभी इसके बाद आप लोग नहीं भूलोगे। बहुत छोटा सा चैप्टर था, पता नहीं कितने मार्क्स का आएगा यार, काफी ज्यादा इसमें से कंटेंट डिलीट हो चुका है, लेकिन ये आपका फुल एंड फाइनल रिवीजन है। मैंने इसमें से एनसीईआरटी में से कुछ भी नहीं छोड़ा। इसके बाद एक और इसमें टॉपिक था जो कि क्या था, टेक्सोनॉमिकल एड्स, है ना, वो अब देखो डिलीट हो गया, जिसमें हम जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ते थे। मेरे पास तो अभी भी उसका वो है, मेरे पास तो अभी भी उसका पीपीटी है यार, ये देखो, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज, जिसमें हम क्या क्या पढ़ते थे, लेकिन ये डिलीट हो गया, आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम्स में। हर्बेरियम के बारे में पढ़ते थे, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सारा पार्ट अब तुम्हारे उससे डिलीट हो चुका है। बहुत छोटा सा चैप्टर पढ़ा यार, तुम्हारे पास कंटेंट ही कितना बचा है यार, आराम से मजे करते हुए पढ़ो यार, कोई इतना स्ट्रेस लेने वाला बात नहीं है। एक इसमें चार्ट है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे ये पूरा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया ये एक टेबल में समराइज्ड हो गया है। यहाँ पे कॉमन नेम मैन का क्या है, होमो सेपियंस है। इसका जीनस क्या है, इसका जीनस होमो, ठीक है।
फैमिली कौन सी है, होमिनिडेरिया, ऑर्डर प्राइमेट, कॉर्डेट्स, मैमल्स। देख रहे हो ना, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम कैसे कैसे है। मुस्का डोमेस्टिकिया हाउस फ्लाई का नाम है, घर में उड़ती हैं तुम्हारे, जो बीमारियां फैलाती है इधर से उधर। मुस्का, मुस्डेशिया, डिप्थेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो का नाम मैग्नीफेरा इंडिका, इसका जीनस क्या है, मैग्नीफेरा। एनकार्डिकिसिया, ऑर्डर क्या है, सेपेंडिलिया, क्लास क्या है, डाइकोटिलिडोन, और फाइलम कौन सा, एंजियोस्पर्म। आई होप कि अब सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, याद हो गई होंगी, फाइनल रिवीजन हो गया होगा इस क्लास का। अगर आप सबको बच्चे ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज जरूर प्यार देना, और मेरी आपको हर 1 या 2 दिन छोड़ के हर अल्टरनेटिव डेज पे आपको मेरा 1 शॉट ऐसे ही वीडियो मिलेगा। और आपका मैं जनवरी एंड आपके पेपर से पहले तो हाँ, मतलब मैं कोशिश करूंगी कि 10 फरवरी तक आपका पूरा एनसीईआरटी में ऐसे ही 1 शॉट में निपटाऊं। अगर ऐसे ही आपको चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार देना, मुझे भी समझ में आया हाँ आपको इस चीज़ की नीड है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और सब आराम से पढ़ते रहो यार, बिना स्ट्रेस के, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।